वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इन्वोनॉमिक्स इंडिया। और यहाँ मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा नाम सुलेखा पांडे है और हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इन्वोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो आज की क्लासेस में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, चलिए एक बार हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसको एक बार हम नोटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ecosystem, concept of ecosystem and its component and its component. So second है हमारा concept of biosphere, concept of biosphere and evolve of biosphere. And third है concept of biome and its type. ये हमारे आज के टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं और हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम क्या है, आप क्या बताओगे? आप आंसर क्या करोगे कि इकोसिस्टम क्या होता है? तो जैसे जनरली हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं या इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट में हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट में हम एक लैंग्वेज में अगर एक वर्ड में अगर हम जवाब दें तो ये हम कहते हैं आवर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट इज इक्वल टू आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? आप एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जो हमें फायदा पहुंचाता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे लाइफ के लिए। तो आप कोशिश करो, इमेजिन करो कि क्या क्या हो सकता है। तो भाई हमें जीने के लिए क्या चाहिए? भाई सांस, एयर, ठीक है, वाटर और फूड। अब आपसे पूछा जाए कि ये तो ठीक है, ये हमें जीने के लिए चाहिए, और फिर हमारी बेसिक नीड के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी बेसिक नीड क्या है, हमारी बेसिक नीड क्या है, तो ये तो क्लास 2 में भी सब लोगों ने पढ़ा है कि बेसिक नीड्स हमारी क्या है? खाना, फूड, clothes and house. ओके, ये हमारी बेसिक नीड्स है, ठीक है। तो आप जानते हो कि फूड जो है हमें मिलता है वो हमें लिविंग थिंग से मिलता है। लिविंग थिंग यानी कि पेड़ पौधों से। ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये नॉन लिविंग थिंग है जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आपने देखा कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो बेसिकली जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो ही हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन इसका कहना चाहें या लिखना चाहें तो डेफिनेशन हम यही लिखेंगे कि वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर दैट इज कॉल्ड द प्लेस दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ओके, अब हम ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। चलिए, क्योंकि लाइफ एक्वेटिक इकोसिस्टम से ही इवॉल्व हुआ था, जब आप इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि लाइफ जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम से ही इवॉल्व हुआ था। तो हम इसलिए सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम में फिश का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिश के पास आपको विशिष्ट परिवेश, यानी कि क्या आपको उसके लाइफ के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए उसको क्या क्या चीजें जरूरत, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहला है भाई वाटर, दूसरा है हमारा एयर, तीसरा है हमारा उसका फूड। तो उसका फूड जो होता है उसे हम लोग प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। और ये प्लैंकटन जो है वो दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती है। पहला जू प्लैंकटन और दूसरा फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। हिंदी में अगर नाम लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसका नाम, प्राणी पलवक, और इसे पादप पलवक कहते हैं, पादप पलवक कहते हैं। ये खाने के रूप में मछलियां यूज करती हैं। ये पादप पलवक क्या होते हैं, आपने कभी कहीं जमा हुआ पानी देखा होगा, या रिवर देखा होगा, या तालाब देखा होगा, या लेक देखा होगा, झील, कुछ भी चीजें देखी होंगी जिसके आसपास में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आते हैं जो जल में रहते हैं। वो सारे पेड़ पौधे फाइटोप्लैंकटन कहलाते हैं। और उस पे प्राणी, जितने भी जल में रहने वाले पल्लवक जैसे हैं वो प्राणी पल्लवक, जो प्लैंकटन जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, जो सूक्ष्म जीव जैसे होते हैं, जैसे निकोटेन हो गया, वो सब हैं जो प्लैंकटन कहलाते हैं। तो ये प्लैंकटन फूड में आ गया। उसके बाद हमें और क्या चाहिए भाई, हीट, लाइट और टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो हमने देखा कि ये सारी चीजें, मछली जब इन सब चीजों के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो उसका स्पेशल जोन बन जाता है, स्पेशल इकोसिस्टम बन जाता है, स्पेशल इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसे हम लोग उसका इन्वायरमेंट कहते हैं, फिश का इन्वायरमेंट कहते हैं। वैसे ही आप सभी चीजों का इन्वायरमेंट, सभी चीजों का, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सभी चीजों का इंटरेक्शन एक दूसरे से जहाँ पे होता है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। अब चलिए हम इसके कंपोनेंट पढ़ लेते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो हमने बताया अभी उसमें यूज हुआ अबायोटिक एंड बायोटिक, where biotic and abiotic component interact with each other, that is called environment. Okay, चलिए अब हम इसके कंपोनेंट पढ़ते हैं। कंपोनेंट में मैंने बताया दो टाइप के, बायोटिक एंड अबायोटिक। कंपोनेंट, कंपोनेंट को हमने दो टाइप में बांटा, बायोटिक एंड अबायोटिक। व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक? मैंने वैसे भी बताया लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल living things are biotic and all non-living things, living things known as abiotic. Okay, अब हम इसको लिविंग थिंग तो चलिए फिर भी बहुत कम होते हैं, फिर भी हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए पहले हम उसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं भाई? पहला तो है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन हुए? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं।
जो अपने फूड को स्वयं बनाते हैं, कुक करते हैं और स्वयं भी खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और दूसरों को भी एनर्जी पहुंचाते हैं। उसे हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। तो पहला ये हमारा है स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। दूसरा है हमारा परपोषी हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जो अपना खाना स्वयं बना नहीं सकते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो आपके आ जाते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। उसके बाद इसके तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्यों? सेप्रोट्रॉप्स मतलब क्या हुआ? मृत जीवी, जो मृत जीवों पे अपना भोजन है, तो वो भी परजीवी ही, पैरासाइट थी, लेकिन वो मृत जीवों पर अपना भोजन लेते हैं, मृत जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। उनको भोजन के लिए, जो जिंदे प्राणी है उन पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट पे ही अपना मृत जीव पे ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं। तो जितने भी पर्यावरणीय घटक हैं उसे डिकम्पोज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो पर्यावरण में जैसे के तैसे रहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है, इसलिए वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। जो चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसलिए डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल होता है इन्वायरमेंट में। वो क्या करते हैं, जो सड़ी गली चीजें हैं उन्हें और सड़ाकर उन्हें ह्यूमस में या ह्यूमस में चेंज करते हैं। और ह्यूमस जो है वो सॉइल का न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिशन होता है, ये आप लोगों को पता है। तो इसलिए डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल होता है। यही 3 पार्ट हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट के। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट के पार्ट है। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसका हम इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्ट से नाम भी देख लेंगे कि क्या क्या नाम होते हैं इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्ट से। पहला ही हमारा है भाई ऑटोट्रॉप्स। इसे हम इन्वायरमेंट के लैंग्वेज में प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि जब हम फूड चेन में जाएंगे फिर आप लोग पूछोगे, जब मैं यूज करूंगी ये वर्ड कि प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, तो डिकम्पोजर क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हीं को हम फूड चेन में प्रोड्यूसर कहते हैं। ये हमें फूड चेन में बहुत काम आने वाला है, इसलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड है हेटेरोट्रॉप्स, जिसे हम पैरासाइट्स भी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, और इसे हम फूड चेन में कंज्यूमर के नाम से जानेंगे, कंज्यूमर के नाम से जानेंगे। थर्ड है हमारे पास सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स यानी कि मितजीवी होता है और इसे हम लोग इन्वायरमेंट के लैंग्वेज में डिकम्पोजर भी कहते हैं। डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये हम एक बायोटिक कंपोनेंट के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो ये अब इसे हम रिलीज करते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं बायोटिक। छोड़िए, इसे नहीं मिटाते, अब हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं कि आपके अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इसमें बहुत सारे अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं जो हमें नेचर के द्वारा ही दिए गए हैं। जो इसमें मैनमेड हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें मैनमेड में भी होते हैं, लेकिन मैनमेड का अब भी हम इन्वायरमेंट में यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम चाहेंगे तो हम इसे यूज करेंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट कैसे करते हैं। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें होती है जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो वो क्या क्या है, चलिए एक बार हम उसके ऊपर में चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो पहला ही हमें क्या चाहिए भाई, लाइट, सरवाइव के लिए। और लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, सन है। क्यों सन है? सन की वजह से ही लाइट, ये कॉन्सेप्ट भी क्लास 2 में पढ़ाया गया है कि सन एक स्टार है, सूर्य एक तारा है जिसके पास अपनी लाइट होती है और वो लाइट स्कैटर करता है, वो लाइट फैलाता है, जो लाइट हमें अर्थ पे मिलती है
तो सबसे पहला है लाइट। लाइट की वजह से ही क्या होता है भाई, हमें हीट भी मिलता है। उसके बाद उसकी वजह से ही टेम्परेचर भी रहता है। आप देखो कि लाइट से रिलेटेड कितनी चीजें हैं जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उसके बाद है हमारे पास एयर। एयर में सब कैसे आती हैं, पर इसकी वजह से हम यहाँ पे एयर प्रेशर लेते हैं। चौथा हो गया। फिर हमारे पास पांचवा नाम क्या है, ह्यूमिडिटी। क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एयर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जब एयर प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर होगा, और वाटर वेपर होने की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी रहेगी, हवा में आर्द्रता बनी रहेंगी। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। लाइट की वजह से हीट भी होता है, और हीट जब बढ़ जाता है तो वो टेम्परेचर होता है। फिर टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाता है तो एयर प्रेशर डिक्रीज करता है, और उसके बाद वाटर वेपर होता है, और वेपर होने की वजह से एयर में ह्यूमिडिटी बनी रहती है। उसके बाद हम आते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है भाई, हाइट है। पर्वत पे आप ऊंचाई पे जाओगे, जितनी ऊंचाई पे जाओगे एयर प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों, मैंने पहले ही बताया था कि एयर प्रेशर टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एयर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। गुड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये हमारा है एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एल्टीट्यूड। सब आप देख रहे हो एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ भी चीजें एक दूसरे से इररिलेवेंट नहीं है। फिर आते हैं हम लैटिट्यूड पे। आप सभी जानते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ की, जो हमें बताती है कि अर्थ में कौन सा जोन कैसा होता है। तो लैटिट्यूड भी जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे आप 0 डिग्री पे हो, अर्थ के बीच में हो, पूरा मिडिल में हो, तो वो वहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई रहेगा और एयर प्रेशर डिक्रीज रहेगा, सभी जानते हैं। और वहाँ पे क्या रहता है कि एक्सटिंक्ट लेवल रहता है रेन के लिए, ठीक है, लैटिट्यूड में नहीं, 0 डिग्री पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। ओके, फिर वहां से आप साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसकी तरफ भी आप बढ़ोगे तो वो क्या होगा कि आगे आप जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो फिर टेम्परेट जोन हो जाता है, उसके बाद फिर वो आइस जोन हो जाता है। ऐसे ही ये जोन बढ़ते जाते हैं। तो आप देखते हो कि लैटिट्यूड का भी टेम्परेचर से रिलेशन है, वो एक दूसरे से सारी चीजें रिलेटेड है। अब उसके बाद हम आते हैं वेदर पे। क्या है हमारा अगला कंपोनेंट है वेदर। हमारा अगला कंपोनेंट क्या है, वेदर। वेदर क्या है भाई, सीजन, मौसम, सभी जानते हैं। फिर 9 क्या है हमारा, क्लाइमेट। अब आप बोलोगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, तो जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा है उन्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक लाइन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि लॉन्ग टाइम का जो स्टडी होता है वेदर का, वो क्लाइमेट कहलाता है, कि वहाँ का क्लाइमेटिक जोन कैसा है, वहाँ मतलब वो एरिया किस जोन में है और वहाँ का मौसम हमेशा कैसा रहता होगा, एवरेज मौसम हम लोग निकालते हैं, वो क्लाइमेट कहलाता है। और वेदर तो खैर ठंडी गर्मी, हमारा भारत तो भाई सीजनेबल वेदर वाले जोन में आता है, तो हमेशा यहाँ पे सीजन चेंज होती रहती है। वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, 10 हमारा सीजन भी हो जाएगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आप देख ही रहे हो, सब एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। ये हमारी अबायोटिक कंपोनेंट है।
तो हमने डिस्कस किया भाई कंपोनेंट के बारे में, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें से एक भी हमारा मैनमेड नहीं है, ये सारे हमारे नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट है, ये नेचर के द्वारा है। बस क्या होता है कि इसमें मेन जो है इन्वॉल्व होने की वजह से, उसका एक्सटेंट यूज करने की वजह से हम ये जो इक्वेशन है इसका वो गड़बड़ा रहा है, वो ऊपर नीचे होने की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन ये सारी चीजें होती जा रही हैं, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट में भी चेंज आ रही है। तो यहाँ तक तो सारी चीजें मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर एंड इवॉल्व ऑफ बायोस्फीयर। चलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इवॉल्व ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुआ? तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर में अगर हम पढ़ते हैं, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप समझो कि अगर हम एक एप्पल को अर्थ एज्यूम करते हैं, हम समझते हैं कि अर्थ एक एप्पल जितना ही है, तो एप्पल का जो लेयर छिलका होता है बहुत थिन लेयर होता है, उतने ही लेयर में बायोस्फीयर हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। आप समझ रहे हो कि एक सेब के छिलके जितनी जो लेयर है उतने ही लेयर में हमारा बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। ये है हमारे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में जो है वो कौन कौन से आप समझो कि कंपोनेंट है, कौन कौन उसमें आते हैं? तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर वो एरिया है जो पूरा गैसों से घिरा हुआ, मतलब हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में, ऑर्बिट नहीं, हमारे पृथ्वी जो चारों ओर गैसों से घिरी हुई है, घिरा हुआ जो मंडल बना हुआ है, वो एरिया एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे लिए 0 to 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई में, आप सतह से 80 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे तो जो जो गैसें अवेलेबल हैं वो गैसें आप जानते हो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गैसें हैं। सबसे ज्यादा तो आपको नाइट्रोजन ही मिलेंगी एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर को हमने जो है वो कितने लेयर में बांटा है? आप ज्योग्राफी में जाओगे तो एटमॉस्फेयर को हमने 4 लेयर में बांटा है। कौन कौन सा लेयर है भाई? वो हमारा पहला है ट्रोपोस्फेयर, फिर दूसरा है स्ट्राटोस्फेयर, फिर तीसरा है हमारा मीसोस्फेयर, और चौथा है हमारा एक्सोस्फेयर। ओके, कौन कौन सा है हमारा? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है, चलिए। तो ये हमारा है, ये हमारा 0 to 10 अप्रॉक्स लेकर चल रहे हैं, 10 to 80, और 80 to 300, और 300 जो है वो हमारा एक्सोस्फेयर है। ये इसका एरिया है बाय
किलोमीटर में, आपने देखा ही। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर के बीच में ही हमारा ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है। ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है, ओके। और ओजोन डिप्लेशन का मतलब ये नहीं है कि ओजोन में होल हो गया। ओजोन डिप्लेशन का मतलब ये होता है कि ओजोन लेयर जो है वो घट गया है। ओजोन का लेयर पहले अगर यहाँ पे देखा जाए 42 90 आप मान लो, तो 42 अगर 90 है तो वो घट के 52 90 हो गया है। आप ऐसे समझो। तो ऐसे क्या है ना कि ओजोन का लेयर जो है वो डिप्लेशन होने की वजह से, कम होने की वजह से उसका जो है असर भी, वो जो इम्पैक्ट डालता था वो इम्पैक्ट भी कम होता जा रहा है। और वो इम्पैक्ट कम होने की वजह से ही बहुत नुकसान हो रहा है। तो आगे चलते हैं, वो सब भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसका क्या नुकसान है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला इसका कंपोनेंट है, आपने देखा एटमॉस्फेयर है। दूसरा कंपोनेंट क्या है भाई? लिथोस्फेयर। आपने एटमॉस्फेयर तो आप सभी जानते हो कि क्या है, दूसरा क्या है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है? अगर हिंदी में हम इसे लिखें तो इसे लिखेंगे वायुमंडल, इसे लिखेंगे स्थलमंडल। जहां तक आपकी नजर जाती है, जहां तक जमीन है, कितनी भी एरिया जमीन से घिरी हुई है, वो लिथोस्फेयर कहलाती है। फिर तीसरा हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है भाई? हाइड्रोस्फेयर का मतलब है कि जलमंडल। हिंदी में अगर लिखे तो इसे लिखते हैं जलमंडल। जहां तक पानी है वो जलमंडल कहलाता है। इसमें आपको सारी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, लेक, तालाब, नदी, झरना जो भी है सारी आ जाती है, एस्टुरीज वगैरह सब आ जाती हैं इसमें, हाइड्रोस्फेयर में। तो जहां तक आपको जल मिलता है वो हाइड्रोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम इसका एक डायग्राम देखेंगे कि इसका डायग्राम क्या है। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर, ये हमारा लिथोस्फेयर, ये जो है ये हमारा है बायोस्फेयर। ये क्या है? हमारा बायोस्फेयर। आप समझो जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, वो जोन ही बायोस्फीयर जोन कहलाता है। ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हो गया लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एंड ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। और ये जो आप जोन देख रहे हो, जो इकोटोन जोन है तीनों का, वो हमारा कहलाता है बायोस्फेयर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फेयर। ये डायग्राम ही हमें सारी चीजें बता देता है कि बायोस्फेयर क्या है। आप देखो, अगर हम इसको पूरा सेव माने, इस एरिया को पूरा अगर हम एप्पल माने, तो ये जो है वो बस छिलका तो इतना ही निकलेगा, इससे ज्यादा कितना निकलेगा? अगर सारे आप छिलके को जमा करो तो वो इतना ही निकलेगा, उससे ज्यादा तो निकलेगा नहीं। तो बस उतनी ही लेयर तक ये हमारा बायोस्फीयर जोन होता है। ठीक है, अब हम इसका इवॉल्व देखते हैं कि बायोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुआ। कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो बना। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास आया सेल। आप सभी जानते हो सेल क्या होता है? हम सभी के शरीर में सेल मिलता है। सेल से मिलकर के ही टिश्यू बनता है। छोटे छोटे सेल होते हैं,
सेल से मिलकर के फिर क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू मिलकर हमारा बनाता है ऑर्गन। क्या बनाता है, ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि एक इंडिविजुअल स्पीशीज बनता है। ऑर्गेनिज्म यानी कि आप इसको इंडिविजुअल स्पीशीज भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, नाउ अब आगे, अब ये तो आपका इंडिविजुअल बन गया, एक स्पीशीज बन गया। अब क्या होगा भाई, वो तो बढ़ेगा ही, ये तो नेचर का नियम है। रिप्रोडक्शन होगा और वो फिर पॉपुलेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉपुलेशन बढ़ाएगा। पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद पॉपुलेशन के बाद आप लोगों को क्या आएगा भाई, कम्युनिटी। क्या आएगा, कम्युनिटी। फिर वो सब एक जगह जमा होकर के क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, सब एक जगह जमा हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो कैसे काम करेंगे, कम्युनिटी में, एकता में, एकजुट होकर के काम करेंगे। उसके बाद फिर वो बनाएंगे एकोस्फेयर। एकोस्फेयर। उसके बाद वो बनाएंगे बायोम। बायोम। फिर बनाएंगे हम बायोस्फेयर। फिर क्या बनेगा, बायोस्फेयर। ओ, बायोम के बाद आप लोगों को दिख नहीं रहा है शायद, में भी, तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बायोस्फेयर तक गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का, कैसे ये इवॉल्व हुआ। तो इवॉल्व होने के लिए क्या हुआ भाई, सेल बना पहले, सेल के बाद फिर क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू जो है वो टिश्यू मिलकर के फिर एक ऑर्गन बनाया, फिर एक आपके शरीर का कोई एक अंग बनाया। आप समझो कि आपके शरीर का कोई आंत बनी, छोटी आंत बनी, कुछ भी बनी। उसके बाद फिर वो उसने पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाया, फिर आपका पूरा शरीर का एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या हुआ, फिर ऑर्गेनिज्म बना या इंडिविजुअल स्पीशीज। इंडिविजुअल स्पीशीज बन गया। अब इंडिविजुअल स्पीशीज जो है वो रिप्रोडक्शन तो करेगा ही, वो नेचुरल है, वो नेचर बिहेवियर है। तो नेचुरल बिहेवियर की वजह से वो रिप्रोडक्शन करेगा और फिर वो क्या करेगा, पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन हो गया भाई, पॉपुलेशन होने की वजह से कहीं वो इधर तितर बितर हो गए, मान लो तितर बितर भी हो गए, फिर भी वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट तो इसी इन्वायरमेंट में ही करेंगे ना, इसी इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेंगे। फिर उसको हम लोग कम्युनिटी में ले लेते हैं कि वो एक साथ इतने सारे मात्रा में अवेलेबल है, तो वो कम्युनिटी हो गया। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे जिसको हम लोग एकोस्फेयर कहेंगे। एकोस्फेयर यानी कि वहां पे सारे जो केवल एक स्पीशीज तो है नहीं भाई, वहां पे तो बहुत सारी स्पीशीज रहेंगे, दूसरी स्पीशीज के साथ भी वो इंटरेक्ट करेंगे, तो वो एकोस्फेयर बनाएंगे। और फिर उससे बड़ा होता है बायोम। बायोम एक बड़ा परितंत्र है, बड़ा इकोसिस्टम है, जो स्थल पे या जल पे, मतलब बायोस्फीयर तो आपको फुल है, फुल परितंत्र है, फुल इकोसिस्टम है, जहाँ पे सारा स्पीशीज अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पर उस बायोस्फीयर को समझने के लिए हमने उसे दो मतलब एक स्थलीय परितंत्र और एक जलीय परितंत्र में हमने बांटा। तो ये स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र को जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो ही एक विशाल परितंत्र जो होता है, उसी को हम लोग बायोम कहते हैं।
तो ये हमारा बायोम है और उसके बाद बायोस्फीयर है। ये आप लोगों को मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये इसका डायग्राम है। हमने दूसरा टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर एंड ऑफ बायोस्फीयर, इवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक आज का क्या है हमारा, बायोम। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि बायोम क्या है। तो बायोम एक विशाल परितंत्र है, ह्यूज इकोसिस्टम है। जैसे स्थलीय परितंत्र है, तो स्थलीय परितंत्र में भी जहाँ पे बहुत बड़े लेवल में बहुत बड़ा एरिया उस परितंत्र के अंदर आता है। जैसे हर जगह आपको स्पीशीज नहीं मिलेंगी, लेकिन जिस जगह पे स्पीशीज मिलेंगी जो विशाल परितंत्र के रूप में काम करता है, वो ही आपका बायोम कहलाता है। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, बायोम। Let's go with that. बायोम्स। तो बायोम्स है, बायोम्स को हमने पहले पढ़ा कि भाई विशाल परितंत्र है, बहुत ह्यूज एरिया, ह्यूज लैंड जिसने कवर कर रखा है, वैसा परितंत्र बायोम्स में आता है। तो इसको हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। एक आता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल बायोम। क्या आता है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल बायोम। एंड दूसरा आता है एक्वेटिक बायोम्स, एक्वेटिक बायोम्स। ये हमारे दो एरिया आते हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम्स एंड एक्वेटिक बायोम्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स में कौन से आते हैं एंड एक्वेटिक बायोम्स में कौन कौन से आते हैं। पहले एक्वेटिक बायोम्स पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए, और टेरेस्ट्रियल बायोम लॉन्ग है। तो पहले हम एक्वेटिक शॉर्ट को खत्म करते हैं। एक्वेटिक बायोम्स में कौन कौन से आते हैं, इसे हम 3 पार्ट में बांटते हैं। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है भाई? इसे अगर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो ये 3 पार्ट हमारा कौन कौन सा हुआ? 3 पार्ट है हमारा भाई। पहला है मीठे जल का, मीठे जल का परितंत्र, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मीठे जल में कौन कौन से आते हैं जो आप समझने की कोशिश करो। जैसे तालाब है, झील है, जिसमें जो है सलाइन वाटर, मतलब सलाइन नहीं, सॉरी, जिसमें साल्ट वाटर, खारापन नहीं रहता है जिस पानी में, जिसमें नदियां हैं, लेक हैं, ग्लेशियर से निकलने वाले जितने भी हैं वो सब आपको मीठे जल के ही परितंत्र हैं, मीठे जल के सोर्स हैं। दूसरा हमारे पास है खारे जल का परितंत्र, खारे जल का परितंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं मराइन इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम। अब आप सोचो कि खारा जल भी हो गया, मीठा जल भी हो गया, कहीं तो बीच का भी जल होगा जहाँ पे नदियां और समुद्र मिलते हैं। मीठे जल का सोर्स तो भाई आपके पास क्या है, नदी है। खारे जल का सोर्स क्या है, समुद्र है। तो जहाँ नदी और समुद्र मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, कहलाएगा एस्चुरीज, यानी कि ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। तो इसे हम कहते हैं ज्वार नदमुख परितंत्र। और उसके बाद हम इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एस्चुरीज, एस्चुरीज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ओके, एस्चुरीज इकोसिस्टम।
इसमें मेन इन्हीं आते हैं, एक्वेटिक बायोम्स या पानी वाले परितंत्र में आप, जल के परितंत्र में आप ये 3 ही मेन पढ़ेंगे। इन तीनों में भी बहुत कैटेगराइजेशन है। जब हम परितंत्र पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें हम इन सारे चीजों को डिस्क्राइब करेंगे और ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम इकोसिस्टम में आएंगे। तो अभी हम केवल बता रहे हैं कि उसे कैसे, कितने भाग में बांटा जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स में। तो टेरेस्ट्रियल बायोम्स में कौन कौन से आते हैं? टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आते हैं? टेरेस्ट्रियल बायोम्स, टेरेस्ट्रियल बायोम्स में हमें कौन कौन से आएंगे? चलिए हम पोलर में ऊपर की ओर से आना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा टुंड्रा बायोम या इकोसिस्टम, फिर आएगा टैगा, फिर आएगा टेम्परेट, डिसिडियस जोन या फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बोलेंगे। उसके बाद आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सवाना, उसके बाद आएगा ग्रासलैंड, एंड लास्टली वी हैव डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। टुंड्रा वो एरिया, मतलब आप इसको बेसिकली समझ सकते हो कि आइस जोन, जो भी एरिया आइस से ढका हुआ होता है वो टुंड्रा में ही आता है, टुंड्रा बायोम में ही आता है। टैगा इकोसिस्टम टुंड्रा इकोसिस्टम में आता है। टैगा क्या है कि इसके नीचे का जो एरिया होता है, टुंड्रा के नीचे का एरिया, जहाँ पे ज्यादा बर्फ तो नहीं होती है लेकिन वहाँ पे आपको घास, हल्का हल्का घास जैसा ही एरिया मिलेगा, वो आपको टैगा में आता है, जहाँ पे आपको इकोसिस्टम मिलेंगे। फिर आता है टेम्परेट मैंने बताया था कि कौन सा जोन टेम्परेट होता है। ट्रॉपिकल से ऊपर वाला जो जोन होता है उसे टेम्परेट कहते हैं। टेम्परेट जोन में क्या होता है कि वहाँ पे डिसिडियस होता है, यानी कि पर्णपाती होती है। यहाँ पे पानी रेन फॉरेस्ट से कम होती है, तो यहाँ के पत्ते क्या कहते हैं, अपने आप का में पानी मेंटेन रखने के लिए वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो उसे ही पर्णपाती वन कहते हैं। फिर ट्रॉपिकल, तो आप जान रहे हैं कि इक्वेटोरियल के आसपास का जो एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर एक्सटेंट रहती है, जहाँ पे रेन के लिए सारे सिचुएशन जो है वो एक्सटेंट रहते हैं और रेन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहती है, बहुत ही, वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। सवाना क्या है भाई? सवाना भी एक ग्रासलैंड ही है, पर सवाना को अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला जो घास है वो सवाना में आता है, वो और ग्रासलैंड से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो भाई बहुत लंबी लंबी वृक्ष होती है, गाछी होती है, मतलब बहुत लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, और उसके अपेक्षा आपका घास भी तो वहाँ लंबे लंबे पाए जाते हैं, इसलिए इसे सवाना में कैटेगराइज किया जाता है। फिर ग्रासलैंड है हमारे पास, घास के मैदान, और बाकी सब में जो घास के मैदान होते हैं सभी घास के मैदान ग्रासलैंड में आ जाएंगे। उसके बाद डेजर्ट यानी कि मरुस्थल तो सब जानते हैं कि भाई जहाँ पे पानी नहीं पड़ता है।
तो इस टाइप के जो बड़े बड़े एरिया हैं, बड़े एरिया को जो हमने नाम दिया है वो हमने 7 नाम दिए हैं और 7 कैटेगरी में हमने बांटा है। अब हम पूरे अर्थ को, पूरे इकोसिस्टम को या टेरेस्ट्रियल जोन को, लिथोस्फीयर को जो एरिया में बांटेंगे ताकि हमें सुविधा हो इकोसिस्टम वहाँ का समझने के में, कि वहाँ पे आपको कैसे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, वहाँ पे इकोसिस्टम कैसा होता है, वहाँ पे कैसे इंटरेक्ट कहते हैं अपना सर्वाइवल के लिए, वो कैसा क्लाइमेट, मतलब किस क्लाइमेट में कैसे स्पीसीज रहते हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए हमने इसे इस तरीके से बांटा है। तो ये हमारे आज के क्लास का कॉन्सेप्ट, जो 3 टॉपिक हम लेकर चले थे वो आज हमने यहाँ पे खत्म किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको नहीं, मतलब इस भी चीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।